नमस्कार छात्रों, आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे और ठीक प्रकार से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण नव्या पाठ 18 अपठित गद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसके बिना हमारी हिंदी भाषा पूर्ण नहीं होती है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहले अपठित गद्यांश का अर्थ क्या है? अपठित गद्यांश का अर्थ वह गद्यांश जिसे पहले पढ़ा न गया होता है, यानी ऐसा गद्यांश आपके एग्जाम में आता है जिसको आपने कक्षा में पढ़ा नहीं होता है। उन गद्यांश को पढ़ करके हमें उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ कुछ अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं जिन्हें हम पढ़कर विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर होते हैं। उत्तर देते समय भाषा सुंदर एवं सटीक होनी चाहिए। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ गद्यांश जो हमें पढ़ते नहीं है वे गद्यांश हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उनके प्रश्नों को उत्तर को लिखना होता है। अब हम उनके प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लिखें, क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जिसमें यह है प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही होता है। हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम अपनी तरफ से कोई प्रश्न का उत्तर अलग से नहीं देते हैं और गद्यांश के अंदर ही उनके उत्तर होते हैं। सही उत्तर खोजने के लिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। हमें सही या सटीक प्रश्न का उत्तर तभी मिलता है जब हम गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। गद्यांश के कुछ मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर लेना चाहिए। जब आपको लगे कि इस गद्यांश में कुछ मुख्य बातें हैं तो हम पढ़ते समय उनके नीचे एक रेखांकित कर लेंगे तो जो हमारा ध्यान है उन पर केंद्रित रहता है। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने पड़ते हैं। आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमें गद्यांश में दी गई जो शैली है, जो लिखा हुआ है, उसके आधार पर ही हमें देना पड़ता है। जहाँ तक संभव उत्तर संक्षिप्त देना चाहिए और उत्तर हमारा सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए। भाषा सुंदर हो और सुंदर अक्षरों में लिखी हो, तभी हमारा जो गद्यांश है सफल होता है, हमें पूरे नंबर मिलते हैं। चलिए इसमें कुछ अपठित गद्यांश दिए हैं, उनको मैं 1 या 2 करके मैं आपको समझा देती हूँ। खेलकूद शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक है। पहले विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों के लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल कोई भी शिक्षण संस्थान विभिन्न खेलकूदों की सुविधा के बिना अधूरा ही है। क्योंकि पहले क्या होता था, वैदिक काल में क्या होता था, या हम पूछें कि आज से कुछ 50 साल पहले खेलों का कोई प्रावधान नहीं था कि बच्चे को फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा होता था कि वो घर में ही बहुत सारे काम, खेतों पे जाना, कहीं बाहर दूसरी जगह ना, वो पैदल की ही होते थे और बच्चे अपने घरों में भी खेलते कूदते थे क्योंकि उनके जो घर हैं वो काफ़ी बड़े होते थे। लेकिन अब जबकि जनसंख्या का काफ़ी घनत्व हो गया है, बढ़ गई है जनसंख्या, लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, खेलने के लिए स्थान नहीं है और उनके पास समय भी है। तो इसलिए अब हमारे जो पाठ्यक्रम में है खेलने का एक विशेष महत्व दिया गया है। हर शिक्षण संस्थानों में खेल के लिए अलग से एक पीरियड होता है और उसके लिए खेल कूद के लिए एक सुविधा भी दी जाती है, ग्राउंड दिया जाता है और तभी वो शिक्षण संस्थान सफल होता है। चलिए खेल कूद के अनेक लाभ हैं। ये हमारे स्वास्थ्य सुधार और शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं क्योंकि हम जब खेलते कूदते हैं तो हमारी जो शारीरिक जो मेहनत है वो होती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खेलों से भाईचारे की भावना का विकास होता है। आप देख रहे हो जब आप टीम में खेलते हो, एक टीम बना लेते हो तो उसमें क्या है कि टीम वर्क होता है, उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी वो आप खेल को पूरा खेल पाते हैं। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो आपका खेल बीच में ही खराब हो जाता है। इसलिए खेलों से हमारी भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं कि क्या है, जैसे मैंने बताया था पहले कि आपको महत्वपूर्ण जो लाइन लगे आपको उसको अंडरलाइन कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने अंडरलाइन कर ली, आपको भी इसी तरह से गद्यांश को पढ़ते समय अंडरलाइन करनी है। तो विद्यार्थी केवल अपने ही लिए ही नहीं
बल्कि खेल में पूरी टीम के लिए खेलते हैं। जैसा कि हम खेलते हैं, जैसे आप वर्ल्ड कप देख रहे हो या अपने इस विद्यालय में आप खेलते हो, तो आप एक टीम में बंध जाते हो और टीम अगर जीतती है तो आप अपने को जीता हुआ महसूस करते हो, कि कोई भी खिलाड़ी अकेले नहीं जीत सकता। इस प्रकार खिलाड़ी में विशाल दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे क्या होता है, आपको बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है। वह मिलजुल कर काम करने का महत्व पहचानता है। इन आदतों से उसे जीवन में बहुत सहायता मिलती है। भाईचारे की भावना के अतिरिक्त खेलों से अनुशासन, संगठन का भी प्रशिक्षण मिलता है। ये भी हमें काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन लग रही है। चलो इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इसके नीचे रेखांकित कर लेते हैं। इसको हमने रेखांकित कर, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। फिर पढ़ते हैं, खिलाड़ी कप्तान का आदेश मानने और निर्देशन पालन की सीख लेते हैं, और जो आज्ञा मानना सीखता है वही आज्ञा देना भी जानता है। कप्तानों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। यह प्रशिक्षण पुस्तकों के अध्ययन ही जितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको किसी का आपके मान लो मॉनिटर बन गया आपकी क्लास में, और वह कहता है कि आपको चुपचाप से बैठ के पढ़ाई करनी है और आपको शांति बनाए रखनी है, तो इससे क्या है, उसके अंदर नेतृत्व की भावना का विकास हुआ है, जिससे आपको जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, जैसे आपके उद्देश्य विद्यालय में कहा है क्या है, पढ़ाई करना, खेलना, तो जब आप पढ़ाई करने के लिए जब मॉनिटर कहता है तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और जब आपका कप्तान यानी टीम का कप्तान कहता है कि आपको बहुत ही नियमों को पालन करते हुए खेलना है, तो आप उनके नियमों का पालन करते हुए खेलेंगे, तो आपका जो खेल है वो अच्छा खेला जाएगा और आप जीत की ओर अग्रसित होंगे। तो इस तरह से हमारा जो कप्तान है और जो कप्तान के अलावा जो टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें क्या होता है, टीम भावना का यानी खेल भावना का विकास होता है, और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना का भी विकास होता है। चलिए इस तरह से हमने क्या किया, इसमें एक महत्वपूर्ण और लाइन है, इसको भी हम नीचे रेखांकित कर लेते हैं। जैसे ये वाली, कप्तानों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ठीक है, अब आपके पास आते हैं ये कुछ प्रश्न के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, जैसे पहले विद्यालयों और महाविद्यालयों में किसका प्रावधान नहीं था। तो आप ये देखेंगे, ये जो लाइन है सबसे पहले हमारे गद्यांश में कहाँ आई है, तो इसको हम फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश को, खेल कूद शिक्षा में महत्वपूर्ण घटक है। पहले विद्यालयों में और महाविद्यालयों में खेलने के लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ करता था। ठीक, आपको ये प्रश्न का उत्तर बन गया है। इस पे एक अंडरलाइन फिर से कर लेते हैं कि हमारे क्या पहले विद्यालयों महाविद्यालयों में खेलने का कोई प्रावधान नहीं था। तो हमारा प्रश्न भी यही है कि पहले विद्यालयों और महाविद्यालयों में किसका प्रावधान नहीं था। तो देखो इसमें आंसर लिखा हुआ है कि पहले विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलने का प्रावधान नहीं था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे दूसरा प्रश्न है, खेलों से किस भावना का विकास होता है। तो आपको फिर से आपको गद्यांश देखना है, क्योंकि गद्यांश में ही इसका प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। चलो फिर से गद्यांश को पढ़ते हैं। हमने पहले एक रेखांकित की थी वाक्य के नीचे लाइन, जैसे खेल कूदे से भाईचारे की भावना का विकास होता है, यही प्रश्न था हमारा, और हमने इसको पहले ही रेखांकित कर लिया था। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। खिलाड़ी, ये आ गया, खेलों से किस भावना का विकास होता है। तो खेलों से भाईचारे की भावना का विकास होता है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, खिलाड़ी किसके लिए खेलते हैं। तो अब आपको फिर देखते हैं हमारा जो गद्यांश है उसमें क्या है, जो रेखांकित किया है कि नहीं किया। अगर आपको सही प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो हमें गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, तभी आपको गद्यांश आता है। अगर आपको पता है कि पहले मैंने आपको बताया था गद्यांश में लिखा हुआ था कि खिलाड़ी किसके लिए खेलते हैं, वो लिखा हुआ। ये देखिए इस गद्यांश में है कि जो खिलाड़ी है पूरी टीम के लिए खेलते हैं। ये खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए खेलते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रश्न का उत्तर भी आ गया।
कि खिलाड़ी पूरी टीम के लिए खेलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हुआ। फिर चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासन तथा संगठन का प्रशिक्षण हमें किससे मिलता है? अब आपने देखा था, हमने पहले लाइन भी खींच दी थी। ये देखिए यहाँ मिल गई, हमने ये लाइन खींची थी। खेलों से अनुशासन और संगठन का प्रशिक्षण भी मिलता है। यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ये हम इसके नीचे लिख देते हैं। अच्छा, आपका जो लेख है बहुत सुंदर होना चाहिए। अनुशासन तथा संगठन का प्रशिक्षण से हमें खेलों से मिलता है। ठीक है, अब देखो अगले भी 2 प्रश्न दे रखे हैं। खिलाड़ी किसके आदेश का पालन करते हैं? खिलाड़ी अपने कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं। इस अनुच्छेद में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हर जो अनुच्छेद होता है या आप कहेंगे अपठित गद्यांश होता है, उसके अंदर उनका शीर्षक जरूर पूछा जाता है। और शीर्षक आपको अच्छी तरह से आपको सटीक बैठे शीर्षक, इसके लिए आपको अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आपको निचोड़ निकालना चाहिए कि आखिर में ये किसकी बात ज़्यादा कही गई है। जिस सब्जेक्ट या जिस विषय के बारे में ज़्यादा कहा जाता है और उसके बारे में अलग अलग विश्लेषण किया जाता है, वही हमारा शीर्षक होता है। तो जिसमें आपने अभी अपठित गद्यांश को पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था खेलों के बारे में, खेलों का महत्व बताया था, खेलों की टीम भावना बताई थी, खेलों से हमें क्या मिलता है लाभ बताया था, वो सब था। तो इसको हम अच्छी तरह देखते हैं कि इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक होगा खेलों का महत्व। ये सबसे ज़्यादा अच्छा शीर्षक है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, खेलों का तो महत्व है ही, तो खेलों का महत्व, खेलों की खेल भावना या टीम भावना, इस तरह से आपको ऐसे ही आपको क्या करने हैं, आपको अपठित गद्यांश को कंप्लीट करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं समझती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको और समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे अपठित गद्यांश दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए और इनके प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए। धन्यवाद।